हिंद साथियों। जय हिंद साथियों, मैं विक्रांत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सरकारी नौकरी वाले यूट्यूब चैनल पर। आज आपकी ज्योग्राफी की क्लास है और आज इस क्लास में हम देशांतर और अक्षांश को समझेंगे। देशांतर और अक्षांश से संबंधित जितने प्रश्न आते हैं उनको समझेंगे। क्या होता है कि एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जिनको बच्चे एग्जाम में छोड़ देते हैं या फिर उनको समझ नहीं आते हैं। तो आज हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपका अक्षांश और देशांतर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और अगर कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में इनसे रिलेटेड मिलता है आप उसको देखते ही लगा के आ जाओगे। इस क्लास की जो भी थ्योरी होगी आप उसका PDF हमारे सरकारी नौकरी वाले ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वीडियो आपकी अक्षांश और देशांतर से रिलेटेड है। इससे पहले हम 2-3 टॉपिक खत्म कर चुके हैं, जैसे कि आपका ब्रह्मांड, सोलर सिस्टम और पृथ्वी का जो सौरिक संबंध होता है, यानी कि पृथ्वी किस ग्रह से कितनी दूर है, कितनी पास है, सूर्य से कितनी दूर है, या फिर पृथ्वी की स्थिति किस प्रकार से होती है, जैसे कि उपसौर अपसौर। तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो अक्षांश और देशांतर को देखते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपनी क्लास को शुरुआत करते हैं। दिया हुआ है तो पहले हम थोड़ा सा थ्योरी देखते हैं। थ्योरी के बाद हम इनको एक डायग्राम के तरीके से समझेंगे जिससे कि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएं। देखो, पहली चीज है अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड। विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। आपको सिर्फ थोड़ी सी चीजें माइंड में रखनी है कि उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। यह कोण पृथ्वी के केंद्र पर बनता है। ठीक है, यह कोण पृथ्वी के केंद्र पर बनता है। आपको याद करने की जरूरत नहीं है इनको, बस ध्यान में रखिए, अभी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, कहां बनता है? पृथ्वी के केंद्र पर बनता है, उत्तर दक्षिण। इसे विषुवत वृत्त से दोनों ओर अंशों में मापा जाता है। इसे विषुवत वृत्त से दोनों ओर अंशों में मापा जाता है। अभी आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि विषुवत वृत्त क्या होता है, ठीक है, या फिर इसको कैसे नापेंगे, अभी सब क्लियर करते हैं। विषुवत वृत्त 0 अंश के अक्षांश को प्रदर्शित करता है जो सबसे लंबा यानी कि दीर्घतम अक्षांश है। विषुवत वृत्त 0 अंश के अक्षांश को प्रदर्शित करता है जो सबसे लंबा दीर्घतम अक्षांश है और पृथ्वी की परिधि पर केंद्रित है। ठीक है, विषुवत वृत्त की उत्तरी और दक्षिणी दिशा में 1 डिग्री के अंतराल से खींचे जाने वाली 90-90 अक्षांश वृत्त होते हैं। यानी किसी भी स्थान का अक्षांश 90% से अधिक नहीं हो सकता है। विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। देखिए, ये तो थी इसकी एक थ्योरी होती है। अब इस थ्योरी को समझते हैं और या फिर इस चीज से अलग जो भी चीजें होती हैं उनको समझते हैं। पहले इस डायग्राम को देखिए। ये पृथ्वी बनी हुई है। पृथ्वी हालांकि ऐसी नहीं होती है, गोल नहीं होती है, लेकिन इसको समझने के लिए गोल लिया गया है। अब क्या है कि जो पृथ्वी के बीचों बीच से रेखा जा रही है, पृथ्वी के अगर बीचों बीच से एक रेखा चली जाए, एक लाइन चली जाए, यानी कि पृथ्वी को बीचों बीच से काट दो, पृथ्वी को बीचों बीच से काट दो, तो ये जो लाइन होती है जो बीचों बीच से कट जाती है, ये हमारा होता है अक्षांश वृत्त, अक्षांशीय वृत्त। अब अगर इसके ऊपर साइड चलेंगे तो उत्तर और नीचे साइड चलेंगे तो दक्षिण, यानी कि ऊपर की तरफ देखते हैं तो उत्तर और नीचे की तरफ देखते हैं तो दक्षिण। ठीक है, अब देखिए, ये जो लाइन जा रही है, जो पृथ्वी के बीचों बीच से एक लाइन काटी गई है, ये हालांकि पृथ्वी पे नहीं है, ये हमने अपनी सुविधा के लिए इसको ऐसे डिवाइड किया है ताकि पृथ्वी की स्थिति को हम समझ सकें। जो बीच में से लाइन गई है ये है 0 डिग्री पर। कितने पे है? 0 डिग्री पर है, इसको मानते हैं 0 डिग्री, यानी कि यहां से हम शुरुआत करते हैं, ऊपर की भी और नीचे की भी, तो इसको कितना मान लिया? 0 डिग्री। अब ये पृथ्वी के चारों तरफ है, इसको पृथ्वी के चारों तरफ, जैसे कि मान लो ये पृथ्वी है तो इसके चारों तरफ हमने वो लाइन मान रखी है पृथ्वी के बीचों बीच। ठीक, तो ये जो वृत्त बनेगा, मान लो एक बॉल है, बॉल को समझिए आप, जैसे कि क्रिकेट की बॉल होती है या फिर फुटबॉल होती है, उसके बीचों बीच जो हिस्सा होता है उसके चारों तरफ एक आप लाइन खींच दो पेन या मार्कर से। ठीक है, तो वो ऐसे एक वृत्त के रूप में बन जाएगा। जो आपने देखा होगा सर्किल बनाते हैं हम, ऐसे बनाते हैं,
वो एक वृत्त के रूप में बन जाएगा। तो वो जो वृत्त के रूप में बन जाएगा उसी को हम अक्षांशीय वृत्त कहते हैं। और वो माना कितना जाता है, 0 डिग्री। कितना माना जाता है, 0 डिग्री माना जाता है। ठीक, अब क्या होगा, इसको थोड़ा ऐसा समझते हैं कि मान लो ये पृथ्वी है, ठीक है, इसको बीचों बीच से काट दिया तो क्या हो गया है, 0 डिग्री हो गया, 0 डिग्री अक्षांश, यानी कि लैटिट्यूड। जो लेटी हुई रेखा होती हैं, लेटी लेटी, ठीक है, उनको बोलते हैं लैटिट्यूड, अक्षांश। अब देखो अक्षांश क्या होता है, आपने मैथ में देखा होगा, ऐसे हम जब कोई पॉइंट बनाते थे कि जैसे दर्शाते थे 3 और 5 को दर्शाना है, तो यहां पे चलते थे 1 2 3, इधर चलते थे 1 2 3 4 5। तो यहां पे जो पॉइंट बनता था उसको हम क्या मान लेते थे, अक्षांश मान लेते। किस चीज का, 3 और 5 का। मानते थे कि नहीं मानते थे। ऐसे ही इस लाइन पे कितना 0 अक्षांश बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है, 0 डिग्री। अब अगर इससे ऊपर की तरफ चलते हैं, देखो पृथ्वी है तो पृथ्वी का ऊपर वाला जो ये है, ये क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा, यानी कि उत्तरी ध्रुव। और जो नीचे वाला हिस्सा है वो क्या होगा, साउथ पोल होगा, यानी कि दक्षिणी ध्रुव। अब जब उससे नॉर्थ पोल की तरफ चलेंगे, और नॉर्थ पोल की तरफ किस स्पीड से चलना है या फिर कितनी दूरी काउंट करके चलना है, जैसे ये 0 डिग्री है, उसके बाद आप लो 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, 4 डिग्री। इस तरीके से ऊपर बढ़ते चले जाएंगे तो कहां तक जाएंगे, 90 डिग्री तक। कहां तक जाएंगे, 90 डिग्री तक। ऐसे ही नीचे आएंगे कहां तक, 90 डिग्री तक। ठीक है, तो जब हम ऊपर की तरफ चलते हैं तो ये जो हिस्सा बनता है ये होता है उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलते हैं इसको, उत्तरी गोलार्ध। और जब नीचे वाले हिस्से को देखते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, अब देखिए, अब आपसे अगर कोई पूछे कि जो बीच से लाइन जाती है इसको क्या बोलते हैं, अक्षांशीय रेखा। क्या बोलते हैं, अक्षांशीय रेखा, 0 डिग्री वाली रेखा। इसके ऊपर वाली रेखा को भी अक्षांश रेखा बोलेंगे। इससे उस जितनी भी ऊपर को जा रही है रेखा उनको क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा बोलते हैं। जितनी नीचे को जा रही है ये ऐसे, उन सबको क्या बोलेंगे, अक्षांश रेखा बोलेंगे। अब ये जो 0 डिग्री वाली लाइन है, इस पर एक चीज याद रखना, आपको 2-3 नाम और सुनने को मिलते हैं, जैसे कि भूमध्य रेखा, या फिर विषुवत रेखा, या फिर इक्वेटर। देखो इक्वेटर से तो मतलब समझ लो इक्वल डिवाइड कर दिया। ठीक है, भूमध्य रेखा, भूमध्य, मध्य मतलब क्या होता है, बीच का, यानी कि पृथ्वी को बीचों बीच से डिवाइड कर दिया तो वो लाइन क्या हो गई, भूमध्य रेखा। और इसी का दूसरा नाम क्या है, विषुवत रेखा। तो आपसे कहीं कह देगा भूमध्य रेखा, कहीं कह देगा विषुवत रेखा। एंगल की बात करें तो कितना होता है, 0 डिग्री होता है। ठीक है, अक्षांश में यही चीज समझनी है आपको। इसी से आगे की चीजें जो होंगी वो आपको क्लियर होंगी। उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, बीच से जाती है तो कितना बनता है, 0 डिग्री। ऊपर चलते चले जाएंगे तो 1-1 डिग्री का बनता चला जाएगा। ठीक है, नीचे आएंगे तो भी 1-1 डिग्री का बनेगा। अब देखिए, जब हम ऊपर जा रहे हैं कितना बना रहे हैं, 90 तक बना रहे हैं, तो 90 ऊपर हो गए, 90 ऊपर हो गए। एक बीच में है, 90 नीचे हो गए। टोटल कितने हो गए अक्षांश, 181। अगर मैं बात करूं कि पृथ्वी पर अक्षांश कितने होते हैं, टोटल कितने होते हैं, 181। और एक शब्द और आपका आता है कि अक्षांशीय वृत्त।
अक्षांशीय वृत्त। देखो दो चीजों को समझना, अक्षांश मतलब पॉइंट बिंदु, वृत्त मतलब जो पूरी तरफ घूम रहे हैं। भाई वृत्त तो ऐसे ही बनता है, आप सपोज करो फुटबॉल के चारों तरफ ऐसी लाइन खींचते चले जाओ ऊपर तक ऊपर तक ऊपर तक, तो जितनी लाइन आप खींचोगे वो क्या होंगे, उसके अक्षांशीय वृत्त होंगे। ठीक है, तो अक्षांशीय वृत्त कितने होते हैं, देखो यहां तक तो सही बन रहा है, गोला बन रहा होगा, लेकिन इस पॉइंट पे आके क्या हो रहा होगा कि यहां पे गोला नहीं बन रहा है, यहां पे सिर्फ पॉइंट है, यानी कि यहां पे सिर्फ अक्षांश है। जैसे हमने दो अक्षांश मान लिए, यहां पे क्या है, सिर्फ अक्षांश है। ऐसे ही ऊपर सिर्फ अक्षांश है। भाई जब जो पृथ्वी का ध्रुव होगा उस पे तो कोई गोला नहीं बन रहा होगा ना, उस पे सिर्फ और सिर्फ अक्षांश होंगे। तो कितने पॉइंट कट गए, तो टोटल कितना होता है 181। लेकिन वृत्त की बात करें, जो उसके चारों तरफ वृत्त बन रहे हैं, कितने बन गए भाई, दो घटा दो इसमें से, 179 हो गया। क्या होता था कि अब तक जैसे हम देखते थे कि हमें 181 भी मिलता था, 179 भी मिलता था, हमने 181 पढ़ा है, हमने वो 181 लगाया, लेकिन आंसर में सही क्या हो गया, 179 हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि हम इस चीज पे ध्यान नहीं देते थे कि अक्षांश पूछा है या अक्षांशीय वृत्त पूछा है। अगर आपसे अक्षांश की बात करें तो कितने हो गए टोटल 181, लेकिन अगर उसी के साथ कह दे अक्षांशीय वृत्त तो कितने हो जाएंगे 179 हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहां तक के लिए एक बार दोबारा मैं रिपीट करता हूं इन सब चीजों को ही, जिससे कि सारी चीज दिमाग में बैठ जाए। 0 डिग्री लाइन, लंबी लेटी हुई लाइन, कौन सी लाइन, अक्षांशीय रेखा। कौन सी, अक्षांशीय रेखा, या फिर क्या बोल देंगे इसको, विषुवत रेखा, 0 डिग्री रेखा, भूमध्य रेखा, इक्वेटर। ऊपर चलेंगे कितने के गैप पे, 1-1 डिग्री के गैप पे, कितने के गैप पे, 1-1 डिग्री के गैप पे। कहां तक जाएंगे, 90 तक जाएंगे, यानी कि नॉर्थ पोल तक जाएंगे। ऐसे ही नीचे कहां तक जाएंगे, साउथ पोल तक जाएंगे। तो ऊपर वाला हिस्सा क्या हो गया, उत्तरी गोलार्ध। कहते हैं ना कि हम ये भारत कौन से देश में पड़ता है, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। ठीक है, तो नीचे वाला कौन सा हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर, आगे देखते हैं। अब इसको पढ़ो आप दोबारा से। विषुवत वृत्त के, विषुवत वृत्त कौन सा, यही वाला विषुवत वृत्त जो बीचों बीच से है, कि उत्तर या दक्षिण स्थिति में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी को क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। यानी कि भाई जैसे यहां पे कोई बन रहा है, ठीक, उसकी कोई ना कोई दूरी बन रही होगी केंद्र से, तो वो क्या हो गई, अक्षांशीय दूरी हो गई। कहां से, पृथ्वी के केंद्र से। क्लियर, इसे वृत्त, विषुवत वृत्त से दोनों ओर अंशों में मापा जाता है। भाई डिग्री में मापा जाता है, अंशों में मापा जाता है। विषुवत वृत्त 0 अंश के अक्षांश को प्रदर्शित करता है। अभी आपको लास्ट में बताया कि विषुवत वृत्त यानी कि जो ये भूमध्य रेखा वृत्त है, कितने डिग्री को प्रदर्शित करेगा, 0 डिग्री को। विषुवत वृत्त के उत्तरी और दक्षिणी दिशा में 1 डिग्री के अंतराल से खींचे जाने पर 90-90 अक्षांश वृत्त होते हैं। क्लियर, ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें है, इसको पहले हिंदी को पढ़िए। भूमध्य रेखा के उत्तर में, भूमध्य मतलब वही 0 डिग्री, भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा, बस थोड़ा सा पढ़ते रहिए, याद करने की कोशिश मत कीजिएगा। उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा और दक्षिण में 23.5 डिग्री को मकर रेखा कहते हैं। इसे कैंसर और कैप्रिकॉन। ठीक है, उत्तर वाली को क्या कहेंगे, जो ऊपर वाली होगी कर्क और नीचे वाली को दक्षिण। डिग्री भूल जाइए अभी थोड़ी देर के लिए। ऊपर वाली को क्या कहेंगे, जो बीच से ऊपर बन रही होगी उसको क्या कहेंगे, कर्क, और नीचे वाली को क्या कहेंगे, मकर। ठीक है, अब देखिए इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में, यानी कि वही 0 डिग्री के उत्तर में 66.5 डिग्री अक्षांश को आर्कटिक वृत्त कहते हैं, और दक्षिण में 66.5 डिग्री अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। जैसे अभी यहां पे ये 23.5 डिग्री था, ऐसे ही एक लाइन आएगी जब कोण कितना बन जाएगा, 66.5 बन जाएगा। तो जो उत्तर में है उसको क्या कहेंगे, आर्कटिक, और जो दक्षिण में है उसको क्या कहेंगे, अंटार्कटिक। ठीक, इसको थोड़ा सा ऐसे समझते हैं।
ये पृथ्वी है, ठीक है, बीच में से डिवाइड कर दी, कितना बना 0 डिग्री। इसको क्या कहेंगे, विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा या फिर इक्वेटर, ठीक है। अब अगर इस लाइन के उत्तर में चलते हैं, नॉर्थ साइड चलते हैं, कितना 23.5 डिग्री, कितना चलना है 23.5 डिग्री। देखो 23.5 किससे याद रखोगे, क्योंकि पृथ्वी भी हमारी कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है, अपने एक्स से 23.5 डिग्री झुकी हुई है ना, तो 23.5 ऊपर और 23.5 नीचे। तो जो 23.5 ऊपर वाला है, जो ऊपर वाली लाइन है, वो कौन सी लाइन हो जाएगी, कर्क रेखा। और जो नीचे वाली लाइन है वो कौन सी हो जाएगी, मकर रेखा, कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। अब इसके अगले चीज में क्या है कि अगर हम 23.5 को ना देखे, अब क्या देख रहे हैं 66, और कैसा 66 सही 1/2 डिग्री ऊपर और 66 सही 1/2 डिग्री नीचे, ठीक। तो जो 66 सही 1/2 डिग्री ऊपर है उसको क्या बोलेंगे, आकर्टिक वृत्त। वही वृत्त क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये गोल गोल ही तो है, इसलिए क्या बोल दिया, आकर्टिक वृत्त। और जो नीचे वाला है 66.5 उसको क्या बोलेगा, अंटार्कटिक वृत्त, ठीक है। ऊपर वाला क्या हो गया आर्कटिक और नीचे वाला क्या हो गया अंटार्कटिक। एंगल कितना रखना है, एंगल देखो याद रखो, हमारी पृथ्वी कितनी झुकी हुई है अपने अक्ष से, ये वाला एंगल 23.5 और ये वाला एंगल 66.5। तो आपको दो ही एंगल याद रखने हैं, कितना, तो 23.5 याद रख के चलना है दिमाग में, और दूसरा कितना रख के चलना है 66 सही 1/2 यानी कि 66.5। टोटल कितना बनता है 90 बनता है। कहां तक पहुंचना है 90 तक पहुंचना है, ठीक है। तो जो 23.5 पे होगा वो कौन सी रेखा, कौन सी रेखा आपकी हो गई कर्क रेखा, और जो 23.5 पे नीचे आएगी दक्षिण में आएगी वो कौन सी रेखा हो गई, वो हो गई आपकी मकर रेखा। अब 23.5 को छोड़ दो 66.5 पे जाते हैं, 66.5 वाला कौन सा वृत्त बन गया आकर्टिक, और 66.5 वाला नीचे आते हैं यानी कि दक्षिण की तरफ देखते हैं, वो कौन सा बन गया अंटार्कटिक। कहते हैं ना अंटार्कटिक में बर्फ जम गई, अंटार्कटिक में बर्फ पिघल गई, तो वो कहां से स्टार्ट होता है 66 सही 1/2 डिग्री से। चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसको दोबारा से देखते हैं अपनी स्लाइड पे। ठीक, भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क, दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश को मकर कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में 66.5 डिग्री को आर्कटिक और दक्षिण में 66.5 को क्या कहते हैं अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। क्लियर। अब देखिए जो कर्क रेखा है यानी कि ये वाली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक, वो जब गुजर रही है तो वो किन्हीं ना किन्हीं देशों से होकर गुजर रही होगी। कर्क रेखा जैसे कि भारत से भी होकर गुजर रही है। भारत के बारे में हम बाद में आगे क्लास में पढ़ेंगे कि भारत से कहां कहां से गुजरती है। अभी बात किसी कर रहे हैं देशों की कर रहे हैं क्योंकि पूरी पृथ्वी को काउंट करके चल रहे हैं। ठीक, तो भाई जब कर्क रेखा गुजर रही है तो वो किसी ना किसी देश के मध्य से या फिर किसी कोने से होकर गुजर रही होगी। ठीक, अब क्वेश्चन कहां कैसे पूछता है कि 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा कर्क रेखा निम्न में से कौन से देश से होकर गुजरती है या फिर कौन से देश से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, आपको ये देश ऐसा तो याद नहीं होंगे दिमाग में कि कौन सा है कौन सा नहीं है। अब इनको लोग देखते हैं तो कर्क रेखा निम्न में से होकर गुजरती है कौन कौन से देश हैं, ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जेरिया, माली, मारितानिया, पश्चिम सहारा, बहामास एवं मैक्सिको। ठीक,
अब नाम याद नहीं होंगे, या तो इनको रटना पड़ेगा दिमाग में, रटेंगे, दो चार निकल गए, एक दो रह गया, ऐसा हो जाएगा। तो क्या करते हैं, इनको ना एक सेंटेंस में पिरो लेते हैं। ठीक, सेंटेंस याद रखिएगा क्या, जब भी कभी कर्क रेखा के बारे में आपसे पूछ ले और आपसे पूछ ले देश कौन सा है, आपको सेंटेंस दिमाग में आ जाना चाहिए तुरंत, क्या कि मैं भारत से अल्जीरिया वाले मामा के साथ इनाम लेने यूएई गया। मैं भारत से अल्जीरिया वाले मामा के साथ इनाम लेने यूएई गया। तो बताओ चाची बाग में मोर कैसे संभालती होगी। मैं भारत से अल्जीरिया वाले चाचा के साथ इनाम लेने यूएई गया, तो बताओ चाची बाग में मोर कैसे संभालती होगी। इसी से सारे देशों को याद कर लेते हैं। मैं गया, मैं मतलब मैक्सिको, भारत, भारत तो भारत ही है, अल्जीरिया, अल्जीरिया भी अल्जीरिया हो गया, क्योंकि तुम्हें इसमें क्या क्या देश याद करना था, अल्जीरिया, यूएई। ठीक है, अल्जीरिया से अल्जीरिया हो गया। माँ, माली, कौन सा देश हो गया, माँ से माली, माँ है माली। पहला माँ मान लो माली, दूसरा माँ मान लो मारितानिया, कोई सा भी मान लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। साथ, साथ मतलब सऊदी अरब, साथ गया। ई, देखो ई, इजिप्ट, यानी कि नाम क्या था, मिस्र आता, लेकिन मिस्र का ही दूसरा नाम क्या है, इजिप्ट है ना। नाइजर, मैं म्यांमार, लेने लीबिया। यूएई, तो यूएई हो गया। बे बहामास, बताओ, बताओ, बे बहामास, ता ताइवान, ओ ओमान, ची चीनी, और बाग बांग्लादेश। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपके माइंड में ये चीजें बैठ जाएंगी। दो तीन बार इसको रिपीट कीजिएगा, क्योंकि कर्क रेखा से अगर क्वेश्चन आ जाता है और आपने थोड़ा बहुत पढ़ा और कंफ्यूज हो सकता है आप गलत भी करके आ जाओ। लेकिन क्या गलत नहीं होना चाहिए, आप इस सेंटेंस को रटिए, इन चीजों को दो तीन बार देखिए, आपकी सारी चीज क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है कि विषुवत रेखा निम्न देशों से होकर गुजरती है। विषुवत रेखा कौन सी होती है, कौन सी होती है विषुवत रेखा, दिमाग लगाइए। देखिए, जो 0 डिग्री होती है, इसी को क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, या फिर इक्वेटर। ठीक, किन किन देशों से होकर गुजरती है, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, गैबोन, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती एवं साओ तोमे एवं प्रिंसिपे, साओ तोमे एवं प्रिंसिपे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज आती है देशांतर। ठीक, देशांतर को देखते हैं कि अभी हमने देखा अक्षांश कैसे काम करता है। अक्षांश मतलब लेटी लेटी रेखा। अब बात करते हैं देशांतर की। दो ही चीजें होती हैं, अक्षांश होगा या फिर देशांतर होगा। ठीक, देशांतर के बारे में क्या कहता है, देशांतर मतलब लॉन्गिट्यूड, लंबी लंबी रेखा है। इसको पढ़ते हैं, अभी ध्यान से देखिए। ग्रीनविच रेखा से, नहीं पता होगा छोड़ दीजिए, अभी आप दिमाग में जोड़ डालिए ग्रीनविच क्या है क्या नहीं है। ग्रीनविच रेखा से किसी स्थान की कोणात्मक दूरी, कोणात्मक शब्द भी छोड़ दीजिए, कोई जरूरी नहीं है। ग्रीनविच रेखा से कोणात्मक दूरी को उस स्थान का देशांतर कहते हैं। यानी कि देशांतर का हमें पता लगाना है तो ग्रीनविच लाइन से दूरी काउंट करते हैं। ठीक है, अभी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मिलाने वाली अथवा उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर कहते हैं। इस चीज को पकड़िए, उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर कहते हैं। बस इस चीज को अपने माइंड में रख के चलिए। उत्तरी ऊपर, दक्षिणी नीचे को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। कैसे, यहां देखिए, यह पृथ्वी का नॉर्थ पोल है, यह पृथ्वी का साउथ पोल है। अब मैंने नॉर्थ पोल पे से एक लाइन खींची और वो कहां जाके मिला दी, साउथ पे जाके मिला दी। ऐसे ही मैंने दूसरी लाइन खींची, कहां जाके मिला दी, साउथ पे जाके मिला दी। ऐसे ही पूरी पृथ्वी पे लाइन खींच ली। देशांतर रेखा की खासियत क्या होती है, उत्तरी ध्रुव से निकली, दक्षिणी ध्रुव में जाके छिप गई। उत्तरी ध्रुव से निकलकर
दक्षिणी ध्रुव में जाके छिप गई, यानी कि ये ऐसे होती हैं तिरछी, एक तरीके से थोड़ा सा ऐसी शेप बनाती हैं, ऐसे, क्योंकि निकलती हैं घुस जाती हैं, निकलती हैं घुस जाती हैं। अक्षांश कैसे चलता था? सीधा सीधा चलता था, यानी कि समांतर चलता था, लेकिन ये समांतर नहीं होती हैं। क्या होती है? नॉर्थ पोल से निकलेंगी और साउथ पोल में मिल जाएंगी। अक्षांश में क्या होता था कि वो ना तो किसी से मिलती हैं ना ही कुछ, एकदम सीधी चलती रहती हैं। लेकिन जो देशांतर रेखाएं हैं वो यहां से निकलेंगी, इनका एक पॉइंट यहां पे है जहां से वो पूरी की पूरी निकलती हैं और लास्ट में जाकर कहां छिप जाती हैं? साउथ पोल में। ऐसे निकल के वो ऐसे छिप जाती हैं। मान लीजिए फुटबॉल है, फुटबॉल को आप सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे एक जगह निशान बनाइए और सबसे लास्ट वाले नीचे वाले पॉइंट में निशान बनाइए। फिर क्या कीजिए? ऊपर से ऐसे लाइनों को ऐसे नीचे को मिलाते आइए, तो क्या होगा? ऊपर से निकलेंगे और नीचे मिल जाएंगे, ऊपर से निकलेंगे और नीचे मिल जाएंगी। तो जो लाइनें होती हैं ऊपर से नीचे वाली, ऊपर से नीचे वाली, यही क्या होती है? देशांतर लाइन होती है, देशांतर रेखा होती हैं। अब इनकी जो दूरी काउंट करते हैं, जो दूरी काउंट करते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको देशांतर बोलते हैं। जो रेखाएं होती हैं, जो लाइन खींची गई हैं, उनको देशांतर रेखा। लेकिन अगर उस पर किसी जगह की दूरी पता करनी है, किसी चीज की दूरी पता करनी है, तो उसको क्या बोलते हैं? देशांतर, खाली देशांतर बोलते हैं। और जो लाइन को बोलेंगे पूरी को, उसको बोल देंगे देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। भाई लंबाई बराबर होगी, कैसे होगी? पृथ्वी तो बिल्कुल शेप में है ना भाई, चाहे वो थोड़ी सी चपटी है कुछ भी है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि कहीं से बहुत ज्यादा बड़ी है, कहीं से बहुत ज्यादा छोटी है। भाई यहां से निकल रही है ये रेखा, ये यहां मिल रही है, ऐसे ही उसके साइड से एक रेखा निकल रही मिल रही है, यानी कि इनकी जो लंबाई होगी वो बराबर होगी। लेकिन क्या होता था? अक्षांश में क्या होता था? लंबाई बराबर नहीं होती थी। अक्षांश में बीच में जो होगा वो लंबाई सबसे ज्यादा होगी और ध्रुवों पे आते आते क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लेकिन देशांतर में लंबाई हर किसी लाइन की बराबर होगी। ठीक, ये रेखाएं समांतर नहीं होती हैं, समांतर तो होंगी ही नहीं है, क्योंकि भाई जो अगर मान लो एक पॉइंट से निकल रहा है कोई लाइन, निकल रही है कोई लाइन, और फिर वो दूसरे पॉइंट पे जाके ऐसे मिल रही है और उसके साइड से एक और रेखा ऐसे जाके मिल रही है, तो क्या ये समांतर हो पाएंगी? नहीं हो पाएंगी। समांतर तभी होंगी जब ऐसे चले, भाई पैरेलल तो तभी होंगे ना जब ऐसे चले, लेकिन ये तो ऐसे चल रही हैं, तो ये क्या होगा? समांतर नहीं होंगी। आपसे पूछ लेता है एग्जाम में कि कौन सी रेखाएं समांतर नहीं होती हैं, तो कौन सी नहीं होती हैं? देशांतर रेखाएं समांतर नहीं होती हैं। और कौन सी समांतर होती हैं? तो अक्षांशीय रेखा समांतर होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये रेखाएं उत्तरी और दक्षिण ध्रुव पर एक बिंदु पर मिल जाती हैं, उत्तरी और दक्षिण ध्रुव पर बिंदु पर एक मिल जाती हैं। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतरों के बीच की दूरी बढ़ती है। कहां से? ध्रुवों से ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतरों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। देखिए यहां पे क्या होगा? ये ध्रुव है और विषुवत रेखा तो हमारी ये होती है 0 डिग्री, इक्वेटर। तो अगर ध्रुवों से चलेंगे इसकी तरफ तो क्या होगा? देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ेगी। आप देख ही पा रहे होगे, यहां पे कम है, यहां पे ज्यादा है, फिर यहां पे क्या हो गई? कम हो गई। उनके बीच का जो गैप है वो कम हो गया। यानी कि कम कहां पे होता है? ध्रुवों पे होता है, और अधिक कहां पे होता है? विषुवत रेखा पे होता है। तो अगर पूछ ले कि विषुवत रेखा की तरफ जाने से क्या होता है? दूरी बढ़ती है घटती है? तो भाई बढ़ेगी बढ़ेगी, क्योंकि ये तो एक जगह पे है, बाद में जाकर थोड़ी खुल रही हैं। जहां खुल रही होंगी वहां बढ़ जाएगी दूरी, और जहां एक जगह मिल रही होंगी वहां दूरी कम हो जाएगी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। विषुवत रेखा पर इसकी बीच की दूरी अधिकतम होती है। ठीक है, और कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर। जो इनकी बीच की मैक्सिमम जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर। हर जगह नहीं होती है ये, मैक्सिमम अधिकतम कितनी हो सकती है? इतनी हो सकती है। ये तो थी देशांतर की। और अक्षांश की बात करूं तो अक्षांशीय रेखाओं के बीच की अधिकतम दूरी कितनी है? 111 किलोमीटर। याद रखिएगा, अक्षांश की कितनी है? 111 किलोमीटर, और देशांतर की कितनी है? 111.32 किलोमीटर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। मकर रेखा निम्न से होकर गुजरती है। देखिए अभी हमने पढ़ा था कर्क रेखा का, अब देखो मकर रेखा का। मकर रेखा कहां कहां से होकर गुजरती है? मान लीजिए ये ऐसे कोई
पृथ्वी मान ली हमने अपनी, बीच में आपका इक्वेटर, ऊपर आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी कि उत्तरी ध्रुव, नीचे आपका 23.5 डिग्री साउथ यानी कि दक्षिणी ध्रुव। ऊपर वाली को क्या कहते हैं? कर्क, नीचे वाली को क्या कहते हैं? मकर। अब मकर रेखा किस किस देश से होकर गुजरती है उसको बहुत ही तरीके से समझ लेते हैं जो याद रहे। आपको सेंटेंस याद रखना है बस, मैम कैप लगाकर एनवीएस में बीपी नापती हैं। मैम कैप लगाकर एनवीएस में बीपी नापती हैं, ठीक है। तो एम का मतलब क्या हो जाएगा? मोजाम्बिक। क्या हो जाएगा? मोजाम्बिक। ए का मतलब अर्जेंटीना, इसमें ए से आपको दूसरा शब्द भी मिल जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो जो भी आपको सही पहले नाम याद में आ जाए उसको याद कर लेना है। ए फॉर अर्जेंटीना, एम फॉर मेडागास्कर, क्या नाम रहेगा? मेडागास्कर। ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, पहला ए मान लो अर्जेंटीना, दूसरा ए मान लो ऑस्ट्रेलिया। फिर क्या आता है? मैम, सी कैप लगाकर, पहले मैम, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, सी को छोड़ दो, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, पी फॉर पराग्वे, एन फॉर नामीबिया, बी फॉर बोत्सवाना, और यहां से पकड़ो एस मतलब साउथ अफ्रीका, यहां पे दक्षिण अफ्रीका लिखा हुआ है, इसको क्या कर लेंगे? साउथ अफ्रीका। बी फॉर ब्राजील और सी फॉर चिली। सी कौन सा? ये वाला, ठीक है, याद रहेगा। अगर आपको नहीं याद रहता तो इस सेंटेंस को 2-3 बार रिपीट कर लीजिएगा, आपके सारे के सारे, क्योंकि क्या होगा कि कुछ देश ऐसे भी होंगे जो आपने हो सकता है सुने ही ना हो आज तक, और जब सुना कोई शब्द नहीं सुना होगा, वो पहली बार सुने तो वो आसानी से याद नहीं होगा। लेकिन 2-3 बार इसको देखिएगा, और अगर आपके पास मोबाइल, जैसे आप देख रहे हैं मोबाइल में वीडियो देख रहे हैं, तो उसमें मैप में सर्च कीजिएगा कि मेडागास्कर कहाँ है या फिर पराग्वे कहाँ है। तो उससे क्या होगा, वो जो देश है आपके दिमाग में इसकी इमेज बन जाएगी, तो आप उसे भूलेंगे नहीं कभी भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हिंदी देखते हैं थ्योरी क्या कहती है। थ्योरी से हम आगे रिलेट करेंगे चीजों को कि देशांतर रेखाओं को एक समान होने के कारण इसकी गणना में कठिनाई होती थी। देशांतर रेखाओं के एक समान होने के कारण इनकी जो गणना करते थे, इनकी गिनती करते थे, उनमें कठिनाई होती थी। इसलिए सभी देशों ने सर्वसम्मति से यह निश्चित किया कि ग्रीनविच वेधशाला, याद रखना क्या, ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखाओं से गणना शुरू की जानी चाहिए। कौन सी लाइन से? ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा से गणना शुरू की जानी चाहिए। इसे हम प्रधान माध्यमान कहते हैं। आपको दो चीज याद रखनी है, एक तो ग्रीनविच वेधशाला और प्रधान माध्यमान, ये दो चीज बस आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए, ठीक है। इस देशांतर का मान 0 डिग्री होता है। जैसे हमारा एक अक्षांश था उसका मान 0 डिग्री था, ऐसे ही एक देशांतर है उसका मान कितना है? 0 डिग्री है। बस इतना अंतर अभी आप समझ के चलिए। इस देशांतर का मान 0 डिग्री होता है, इससे हम 180 डिग्री पूर्व या फिर 180 डिग्री पश्चिम की गणना करते हैं। जैसे अक्षांश में क्या करते थे, 180 नहीं, 90 डिग्री उत्तर, 90 डिग्री दक्षिण। ऐसे इसमें क्या करेंगे, 180 डिग्री पूर्व, 180 डिग्री पश्चिम, ठीक। प्रधान माध्याह्न रेखा की बाईं ओर की रेखाएं पश्चिमी देशांतर और दाईं ओर की रेखाएं पूर्वी देशांतर कहलाती हैं। ये क्रम से पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध कहलाते हैं। देखिए इस चीज को समझिए थोड़ा सा। ये एक पृथ्वी बनी हुई है, इसको हमने ऐसे, ये हमारा अक्षांश बनता है और ये क्या बनता है, हमारा देशांतर बनता है। अब जैसे यहां पे 0 डिग्री चलता था, ऐसे ही क्या होगा कि यहां पे 0 डिग्री चलेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा। अब 0 डिग्री से अगर हम इधर साइड जाते हैं तो ये हो गया पूर्वी हिस्सा। कैसा हो गया है? पूर्वी हिस्सा। अगर हम इस लाइन के इधर साइड देखते हैं तो ये हो गया पश्चिमी हिस्सा। कैसा हो गया? पश्चिमी हिस्सा। अब देखिए शब्द आता गोलार्ध, जैसे ऊपर उसमें अक्षांश वाले में पढ़ते थे ना, उत्तरी गोलार्ध या फिर दक्षिणी गोलार्ध। देखिए उत्तरी दक्षिणी तो ठीक है, गोलार्ध मतलब भाई पृथ्वी गोल है, गोल का कोई आधा हिस्सा कर दो तो क्या था, हो गया आधा, गोल आधा, यानी कि गोलार्ध, ठीक है।
तो ये इधर साइड देखेंगे तो पश्चिमी गोलार्ध और उधर साइड देखेंगे तो पूर्वी गोलार्ध। अब देखो हम यहाँ पे 0 डिग्री मान रहे हैं, इस चीज को बहुत ध्यान से देखना। हम यहाँ पे 0 डिग्री मान रहे हैं और इसके ही जस्ट पीछे मान लो अगर आप एक फुटबॉल को देखते हो, ठीक है, आपने फुटबॉल पकड़ रखी है, तो जिस तरफ से आप उसे देख रहे हो उधर आपने लाइन खींची, यानी जो फुटबॉल आपने पकड़ रखी है और जिसे आप देख रहे हो, जिधर से देख रहे हो जो आंखों पे पड़ रही है उसको आपने 0 डिग्री मान लिया लाइन खींच के। लेकिन फुटबॉल का दूसरा हिस्सा भी तो होगा, जो फुटबॉल का दूसरा हिस्सा होगा उसको क्या मान लेंगे, 180 डिग्री मान लेंगे। सामने वाला 0 डिग्री और उसके पीछे वाली जो है फुटबॉल के पीछे वाला हिस्सा क्या हो गया, 180 डिग्री। तो ये हो गया 0 डिग्री और पीछे वाला 180 डिग्री। तो जो 0 डिग्री है, जो 0 डिग्री हमने माना है, तो वो पृथ्वी पे ये कोई लाइन नहीं है कि कोई दिखा दे कि भाई लाइन कहां खींच रही है, ये सिर्फ मानी हुई है, यानी कैसी है, काल्पनिक है। वैज्ञानिकों ने, विद्वानों ने क्या किया, इनको कल्पना मात्र माना है जिससे कि चीजों को आसानी से समझा जा सके। तो जो 0 डिग्री जो है, जो 0 डिग्री है, इसी को क्या बोलते हैं हम, प्रधान मध्याह्न या फिर ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली लाइन, जो कहते हैं ग्रीनविच लाइन, सुना होगा ना, ग्रीनविच लाइन, GMT, ठीक, वही है ये। अगर कभी भी आपको डाउट होगा ग्रीनविच लाइन कौन सी है, खड़ी लाइन 0 डिग्री, खड़ी लाइन 0 डिग्री, ठीक है। विषुवत कौन सी है, लेटी लाइन 0 डिग्री, विषुवत कौन सी, लेटी लाइन 0 डिग्री। कर्क रेखा कौन सी, यानी कि कैंसर वाली, जो 23.5 डिग्री लेटी, 23.5 डिग्री लेटी। ऐसे ही मकर रेखा कैप्रिकॉर्न, वो 23.5 डिग्री लेटी नीचे दक्षिण में। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 180 डिग्री पूर्व तो 180 डिग्री पश्चिम एक ही रेखा है। देखिए हम यहां से स्टार्ट करते हैं, हम पूरब की तरफ गए, जाके कहां मिल गए, 180 पे मिल गए। कहां मिल गए, 180 पे जाके मिल गए। हम पश्चिम की तरफ गए, जाके कहां मिल गए, 180 पे मिल गए। यानी कि 180 तो भाई बार बार दोनों में 180 रिपीट हुआ है कि नहीं हुआ है, पूरब से जाओ या फिर पश्चिम से जाओ। तो जो 180 डिग्री है वो क्या होता है, दोनों की एक ही रेखा होती है, चाहे पूर्वी हो या पश्चिमी हो। ऐसा नहीं है कि पश्चिमी की 180 अलग होगी, पूर्वी की 180 अलग होगी, नहीं, दोनों के लिए क्या सेम ही है, चाहे पूर्वी हो चाहे पश्चिमी हो, क्योंकि रेखा तो वो एक ही है। डिग्री तो 180 एक बार बन रहा होगा ना, बार बार थोड़ी ना बनेगा। तो पूर्वी भी वही और पश्चिमी भी वही, ठीक है। अगर पृथ्वी गोलाकार होने के कारण पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। भाई पृथ्वी कितनी घूमती है, हम एंगल की बात करें, कितना एंगल बनता है एक सर्किल में, 360 डिग्री का बनता है। और पृथ्वी 24 घंटे में पूरी की पूरी अपनी धुरी पर घूम जाती है। टोटल एंगल कितना बनता है, 360 डिग्री का, और 24 घंटे में पृथ्वी पूरी घूम जाती है। यानी कि 24 घंटे में कितनी घूम जाती होगी पृथ्वी, 360 डिग्री घूम जाती होगी। घूम जाती होगी कि नहीं घूम जाती होगी। इसको ऐसे देखते हैं थोड़ा सा, ये पृथ्वी है, ये घूम रही है, घूमने में कितना समय लेती है, 24 घंटे का समय लेती है। समय कितना लगता है घूमने में, 24 घंटे का लगता है। इस चीज को ध्यान से समझना, क्योंकि यही चीज आगे आपको बहुत ज्यादा काम देने वाली है। अभी 24 घंटे में घूमी, टोटल एंगल कितना होता है, कोण जो बनता है, टोटल एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। कितना होता है, 360 डिग्री। अब देखिए 24 घंटे में घूम रही है 360 डिग्री, तो एक घंटे में कितनी घूम जाएगी भाई, 24 घंटे में 360 डिग्री घूम रही है, तो इसको डिवाइड करते हैं तो कितना बैठता है, 15 डिग्री। एक घंटे में कितनी घूम गई, 15 डिग्री, ठीक है। चलिए समझ में आया होगा, एक घंटे में कितनी घूमती है, 15 डिग्री। यानी कि जो अगर हम बात करें ऐसे लाइन की, अगर मान लो यहां पे अभी 0 डिग्री थी, तो एक घंटे बाद कितना हो जाएगा, 15 डिग्री हो जाएगा। उससे एक घंटे बाद कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। उससे एक घंटे बाद कितना डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा आगे को, ठीक है। अभी हम ये हुआ घंटे में, मिनट की बात करें तो एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, और डिग्री कितनी, 15। अब डिग्री से इसको काट दें, कितना हो गया, 4। यानी कि यहां पे 4 मिनट, और यहां पे कितना हो गया, 1 डिग्री।
तो इस चीज को अगर देखें कि पृथ्वी 4 मिनट में कितनी डिग्री घूम जाती है, 1 डिग्री, या फिर घूमने में 1 डिग्री अक्षांश देशांतर घूमने में कितना समय लगता है, 4 मिनट लगता है। इसको समझ लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि ये आपको काम देने वाला है अभी आगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें क्लियर हो गई। गोलाकार होने के कारण पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है, तो 1 डिग्री देशांतर में कितना समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देशांतर के आधार पर ही किसी स्थान का समय ज्ञात किया जाता है। देखिए, देशांतर रेखा की आवश्यकता क्यों होती है, किसी भी स्थान का समय ज्ञात करने के लिए। यह आपकी पृथ्वी है, ये जो ऐसे ऐसे गोल गोल लाइन है वो आपकी अक्षांश, और जो ऐसे ऐसे लाइन है वो आपकी देशांतर। ठीक है, अब एक चीज याद रखना, एक शब्द है गोरे, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है यहां से, कि 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। एग्जामिनर पूछ ले कि 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो क्या बोलते हैं, उसे गोरे बोलते हैं। याद रखिएगा, क्या बोलते हैं, उसे गोरे बोलते हैं। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे बोलते हैं। अब एक चीज और देखिए, मान लो ये पृथ्वी 0 डिग्री, ये आपकी ये वाली 0 डिग्री, ये आपकी विषुवत, ये आपकी देशांतर ग्रीनविच। अब जो दोनों 0 डिग्री होंगी वो कहीं ना कहीं आपस में काट रही होंगी, आपस में कहीं ना कहीं मिल रही होंगी। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि शून्य अक्षांश रेखा और शून्य देशांतर रेखा कहां काटती हैं, अटलांटिक महासागर में काटती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक दूसरे को कहां काटती हैं, अटलांटिक महासागर में काटती हैं। और जो जो रेखा जाल पाया जाता है ना, ये जो भाई रेखाओं का जाल बन रहा है, जैसे नेट बन रहा हो, जो वॉलीबॉल खेलते हैं उसका नेट बन रहा हो, ऐसा नेट जो है ये, इसको क्या बोलते हैं, भौगोलिक रेखा जाल कहते हैं, भौगोलिक रेखा जाल कहते हैं। ठीक, अब देखिए इसमें एक टॉपिक बनता है आपका संक्रांति का। संक्रांति, संक्रांति नहीं, संक्रांति, कर्क संक्रांति, मकर संक्रांति, या फिर आपका विषुव होता है। ठीक, देखिए कर्क संक्रांति को देखते हैं थोड़ा सा, कि 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है। इसे कर्क संक्रांति या ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में यह दिन सबसे बड़ा होता है। क्या होता है कि जो डेट होती है, कि 4 स्थिति होती हैं, इसको ऐसे समझ लीजिएगा, 4 स्थिति होती हैं। मान लो ये सूर्य है, ये पृथ्वी, क्योंकि घूम कौन रहा है, पृथ्वी को, हालांकि दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूम रही है, लेकिन हमने ऐसा ही पाथ बना लिया हमार के नॉर्मल ही है अभी। ठीक, पृथ्वी का जो होता है भाई, ऐसे पोल होता है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इसको नॉर्थ मान लेते हैं, और नीचे वाला क्या हो गया, साउथ पोल हो गया। ठीक, तो एक स्थिति क्या है बन रही है सन की, अभी जब सन इधर है तो लाइट इधर आ रही होगी, यानी कि सूर्य का प्रकाश यहां आ रहा होगा, और ये लाइट कहां तक जा रही होगी, यहां तक जा रही होगी। ध्यान से देखना, अभी सूर्य का प्रकाश यहां आ रहा है, तो कहां तक जा रही है लाइट, यहां तक जा रही है, यानी कि इस एरिया में प्रकाश है। ठीक, तो अभी इधर कौन सी लाइन पड़ती है आपकी, यहां पे कौन सी पड़ती है, कर्क रेखा पड़ती है। ठीक, तो क्या होता है कि जब सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा पर लंबवत पड़ता है, यानी कि एकदम सटीक पड़े, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, आपकी संक्रांति, यानी कि जून संक्रांति। और जून कब होता है भाई, जून में क्या होती है, गर्मी होती है ना, तो इसी को क्या बोलते थे, ग्रीष्म संक्रांति। क्या बोलते थे, ग्रीष्म संक्रांति। और ये कब होता है, ये होता है आपका 21 जून को। कब होता है, 21 जून को। ऐसे अब ध्यान से देखना, ये 21 जून को हो गया। अब क्या है कि यहां पे नॉर्थ पोल, यहां पे साउथ पोल। ठीक है, अभी पृथ्वी जो अभी जो पड़ रही है, उसकी जो धूप या फिर प्रकाश जो पड़ रहा है, वो कहां पड़ रहा है, अगर इसको हम देखें
तो इधर साइड पड़ रहा है, यानी किस पे पड़ रहा है, विषुव, ये पड़ रहा है आपका, इसको मिटा देता हूं मैं, ऊपर आपकी कर्क रेखा, नीचे क्या आ गई आपकी भूमध्य रेखा। तो जब भूमध्य रेखा पर प्रकाश पड़ता है तो उसको बोलते हैं शीत संक्रांति। क्या बोलते हैं उसको, शीत संक्रांति। और ये कब होती है, 22 दिसंबर को होती है। ठीक है, 22 जब शीत संक्रांति होती है, यानी जब हमारे यहाँ पे ठंड पड़ती है, उस समय ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है कि गर्मी पड़ रही होती है। ठीक है, क्या पड़ रही होती है, गर्मी पड़ रही होती है। हमें देखो अभी जैसे कि अभी मई चल रहा है, मई जून, क्या होगा, अभी गर्मी है, जून में और ज्यादा गर्मी होगी, लेकिन दिसंबर में क्या होगा, हमारे यहाँ पे ठंड होगी, लेकिन दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया में क्या होगी, गर्मी होगी। इन चीजों को हम बाकियों को थोड़ा डिटेल में बाद में समझेंगे, पहले आगे क्लास देख लेते हैं। ठीक, मकर संक्रांति हो गया आपको, और यानी कि जून का ग्रीष्म संक्रांति हो गया। विषुव या पृथ्वी की वह स्थिति है, सूर्य किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं और सर्वत्र दिन व रात बराबर होते हैं। यानी कि जो विषुवत रेखा होती है हमारी, इस पे सर्वत्र यानी कि लंबवत पड़ती है। अगर इस पे लंबवत किरणें पड़ रही हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि दिन रात बराबर होंगे। आपसे पूछ लेता है कि दिन और रात किस रेखा पर बराबर होते हैं, तो वो होती है विषुवत रेखा। कौन सी रेखा, विषुवत रेखा। इसको आप थोड़ा सा भी माइंड में बिठा लीजिएगा, अगली क्लास में इसको क्लियर कर देंगे अच्छे से, क्योंकि अभी आपके माइंड में एक चीज बैठ जाएंगी, 2-3 चीज, तो आप इसको देखेंगे तो आपको तुरंत याद आ जाएगा। अब देखिए, जो विषुव होता है वो कब होता है, एक तो होता है 23 सितंबर, कब, 23 सितंबर, और एक होता है 21 मार्च। ठीक है, सभी की डेट याद कर लीजिएगा। जो ग्रीष्म होती है वो 21 जून, जो मकर होती है वो 22 दिसंबर, और जो विषुव होता है, क्योंकि अगर देखो ऊपर वाला भी लेना है नीचे वाला भी लेना है, कि एक महीना कौन सा हमारा सितंबर का होता है, एक मार्च का होता है। दोनों को मैं डिटेल में समझाऊंगा आपको, लेकिन अभी आप इतना देख लीजिए बस, दिन और रात बराबर होते हैं। कब होते हैं, विषुव पे होते हैं, विषुवत रेखा पर होते हैं। ठीक है, इसी को शरद विषुव या फिर वसंत विषुव कहते हैं। ठीक, 21 मार्च से 23 मार्च की अवधि उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश 12 घंटे या अधिक समय तक रहता है, अतः यहाँ दिन बड़े हुए रात छोटी होती है। कहां पर, उत्तरी गोलार्ध में। ठीक, ये चीजें भी आपको सारी क्लियर हो जाएंगी। जैसे उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ते जाते हैं, दिन की अवधि भी बढ़ती जाती है। कहां बढ़ते जाते हैं, उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ते जाते हैं, तो क्या होता है कि अवधि बढ़ती जाती है, दिन की अवधि बढ़ती जाती है। कब से कब तक की बात हो रही है, 21 मार्च से 23 सितंबर तक की बात होनी है। आगे 23 सितंबर से 21 मार्च तक सूर्य का प्रकाश दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है, तो 12 घंटे अधिक समय तक प्राप्त होता है। जैसे जैसे दक्षिण ध्रुव की ओर बढ़ते हैं, दिन की अवधि भी बढ़ती है। ठीक, इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा। दक्षिणी ध्रुव पर इसी कारण 6 महीने तक दिन रहता है, इस प्रकार उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव दोनों पर 6 महीने तक दिन और रात रहती हैं। इस थ्योरी को आप पढ़िएगा, जिससे कि आपको जब मैं कल इस चीज को कराऊं कि कौन सी क्रांति कैसे होती है, संक्रांति कौन सी कैसे होती है, तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएं। अक्ष पर झुकी होने के कारण दिन रात छोटा बड़ा होता है। आगे बढ़ते हैं, समय का निर्धारण। देखिए, जैसे हम अभी अपनी ग्रीनविच को देखते हैं, समय लाइन को देखते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, समय का निर्धारण होता है। जैसे बताया था कि 1 डिग्री से कितना बनता है, 4 मिनट बन जाता है। ठीक है, ऐसे ही 60 जो मिनट होती है, यानी कि 1 घंटा जो होता है, उससे क्या बन जाता है, 15 डिग्री बन जाता है। तो इसी के अकॉर्डिंग समय का निर्धारण होता है। इसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, समय का निर्धारण होता है। एक देशांतर पर 4 मिनट बढ़ता है, कितना होता है, 4 मिनट बढ़ता है। ठीक है, अगर हम पूरब की ओर चलें, पश्चिम की ओर चलेंगे तो 4 मिनट घट जाएगा। ये तय कब की गई थी ग्रीनविच लाइन, रॉयल वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा को प्रधान माध्यमान रेखा माना गया है। ग्रीनविच नामक स्थान से, कौन से स्थान से, नाम याद रखना, ग्रीनविच नामक स्थान से 1884 में ग्रीनविच नामक स्थान से पर स्थित रॉयल वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा को प्रधान माध्यमान रेखा माना गया है। इसी को ग्रीनविच माध्यमान, जीएमटी जो बोलते हैं। ठीक, नाम याद रखना है, बस 2 चीजें याद रखनी है इसमें आपको। ग्रीनविच नामक स्थान है, कौन से सन में हुई थी, 1884 में हुई थी। ग्रीनविच नामक स्थान, इसलिए तो उसको ग्रीनविच लाइन बोलते हैं। ग्रीनविच नामक स्थान और सन कौन सा, 1884। याद हो जाता है तो क्या याद कर लेंगे, रॉयल वेधशाला। कहां से गुजरी थी ये, रॉयल वेधशाला। नाम याद रहेगा, रॉयल 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 वेधशाला। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, जैसे समय रेखा होती है ऐसे ही अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा होती है। भाई जो 0 डिग्री है,
जो 0 डिग्री है सामने वाली, जो सामने वाली उसको क्या बोलते हैं आप, समय रेखा बोलते हैं। जो पीछे वाली है 180 डिग्री वाली, 180 डिग्री वाली उसको क्या बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पूछते हैं बोलते हैं। याद रखना, जो 0 डिग्री सामने वाली उसको क्या बोलेंगे, समय, मानक समय रेखा, और जो पीछे वाली है उसको क्या बोलेंगे, तिथि रेखा। देखो कंफ्यूज नहीं होना है। अब मान लो समय की बात हो रही है कि जैसे अभी हमारे देश में अगर मैं बात करूं 2 बज रहे हैं या फिर 11 बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं, तो 10 बज रहे हैं हमारे देश में, तो ऑस्ट्रेलिया में कितने बज रहे होंगे। अगर हमें यह पता लगाना है तो क्या पढ़ते हैं हम, मानक समय रेखा से देखते हैं। कौन सी से देखते हैं, मानक समय रेखा 0 डिग्री से। समय के लिए पूछ ले, समय के लिए कौन सी रेखा, 0 डिग्री। अगर हमें यह पता लगाना है कि आज अगर हमारे यहाँ पे कुछ तारीख है, मान लेते हैं 11 तारीख है, तो ऑस्ट्रेलिया में भी 11 तारीख होगी या फिर 10 होगी या 12 होगी, उसका पता लगाने के लिए क्या करते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी डिग्री, 180 डिग्री, पीछे वाली 180 डिग्री तिथि यानी कि डेट, और 0 डिग्री समय यानी कि टाइम। जीएमटी बोलते हैं ना, ग्रीनविच मीन टाइम, जो इलाहाबाद से निकलती है। कहां से निकलती है, इलाहाबाद से निकलती है, भारत के इलाहाबाद से निकलती है। ठीक है, ग्रीनविच देशांतर तथा 180 देशांतर के बीच 24 घंटे का अंतर होता है। देखिए 0 से 180 वाले के बीच कितने घंटे का अंतर होता है, 124 घंटे का अंतर होता है। इधर जाएंगे 0 से 180 डिग्री जाएंगे तो 12 घंटे, ऐसे जाएंगे तो 12 घंटे, टोटल कितना हो गया, 24 घंटे हो गया। ठीक, इसी प्रकार 0 से 80 24 घंटे हो गया। यही कारण है कि 180 डिग्री पूर्व एवं पश्चिम देशांतर में कुल कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। ये तो क्लियर है आपको चीज, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। साइबेरिया को विभाजित होने से बचाने एवं साइबेरिया को अलास्का से अलग करने के लिए 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह पूर्व की ओर मोड़ी गई है। देखिए क्या होता है, अब मान लो हम भारत की बात करते हैं। अब हम भारत में रह रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए अभी मैं दिल्ली में हूं, ठीक है, और कोई हम पूर्वी साइड की बात करें, असम की बात करें। अब अगर हम भारत में बीचों बीच से कर देते हैं, लाइन को बीचों बीच से खींचते हैं, तो क्या होगा कि जो हमारे लाइन से इधर का समय होगा, इधर की जो हमारी तिथि होगी वो कुछ और होगी, और उधर की जो तिथि होगी वो कुछ और होगी। मान लीजिए आज हम 11 में जी रहे हैं और हमारे ही देश के दूसरे लोग वो 12 में जी रहे हैं, तो दिक्कत हो जाएगी। तो एक देश के लोग एक ही तिथि में रहें, एक देश के लोग एक ही तिथि में रहें, इसके लिए क्या किया गया है, जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, उसको थोड़ा सा मोड़ा तोड़ा गया है जहां पे जरूरत पड़ी है। किसके हिसाब से, किसी देश की सीमा के हिसाब से। अब मान लीजिए कोई देश ऐसे बनता है, थोड़ा सा अलग होकर बनता है टेढ़ा, तो उसको ऐसे हिसाब से ले लिया है ताकि उसके हर हिस्से में, उस देश का हर हिस्से का जो टाइम, जो उसकी समय है, तिथि है, जो डेट है, वो एक जैसी रहे। ऐसे ना हो कि इस वाले कोने पे 16 तारीख है और उस वाले कोने पे 17 तारीख है। पूरे देश को एक ही अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा में लिया गया है। ठीक, यही कहता है कि 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश को यह पूरब की ओर मोड़ी गई है। कौन से को बचाने के लिए, साइबेरिया को बचाने के लिए। देखो यहां पे आ रहा है ना, यहां पे दिख रहा होगा आपको। अब अगर ये ऐसे सीधी लाइन आती तो ये वाला हिस्सा कट जाता, तो इधर तो आपका तिथि चेंज हो जाती, इसलिए एक लाइन ली गई है। ठीक, ऐसे ही बोरिंग सागर में जोड़ा गया है। ठीक, अब अंतरराष्ट्रीय रेखा, जो अंतरराष्ट्रीय रेखा वो कहां से गुजरती है, आर्कटिक सागर से गुजरती है, चुकी सागर से, बोरिंग स्ट्रेट से, प्रशांत महासागर से। ठीक, 1884 में वाशिंगटन में संपन्न इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस में 180वें यामोत्तर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित किया गया। यह भी कब किया गया था, 1884 में किया गया था। कहाँ, इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस, याद रहेगी, इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस। ठीक, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित किया गया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि विभिन्न देशों के मध्य यात्रियों को कुछ स्थानों पर एक दिन का अंतर होने के कारण परेशानी न हो। अब मान लीजिए हम अगर यहां पे से चलते हैं, भारत से चलते हैं किसी दूसरे देश के लिए, आज यहां पे 16 तारीख है, ठीक है, हमने 24 घंटे का सफर किया और वहां जाके फिर 16 तारीख मिल गई, तो हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना कि यार 16 में तो चले थे, 16 में ही पहुंच गए। ठीक है, तो लोगों को कंफ्यूजन ना हो, या फिर हम 16 को चलें और 15 को पहुंच जाएं, ऐसा होगा ना भाई। पृथ्वी का जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है वो आगे पीछे कर रही है सारे देशों के टाइम को और तिथि को। ठीक,
तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए क्या किया गया है, इसको बनाया गया है। ये सब चीजें जो भी आपको दिक्कत हो रही है ना, कल जब आपकी क्लास चलेगी शुरू में आपको यही बताऊंगा मैं, देशांतर के अनुसार समय और तिथि। तो इस थ्योरी को पढ़ लीजिएगा आप, जितने भी लोग वीडियो देखें थ्योरी को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बोरिंग जल संधि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि बोरिंग जल संधि किसके समांतर है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर है। कौन सी संधि, कौन सी, बोरिंग जल संधि। कहां है बोरिंग, ये रही बोरिंग, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर है, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं। यही आपका समय है कि अगर यहां पे 0 है, राइट में जाएंगे +1 हो जाएगा और लेफ्ट में जाएंगे -1। +1 कैसे हो जाएगा कि भाई 15 डिग्री मतलब 1 घंटा, 15 डिग्री मतलब 1 घंटा, तो 1 घंटा चलने पे कितना बढ़ेगा, 15 डिग्री बढ़ेगा। तो यहां से 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा कहां तक जाएगा, 180 तक, फिर पीछे 180 तक, ठीक। समय कितने समय जोन बनाए गए हैं, 24, 12 प्लस वाले, 12 माइनस वाले। इन समय जो ग्रीनविच मीन टाइम में मानक समय में 1 के अंतराल पर आधारित किया गया है, प्रत्येक जोन 15 डिग्री के बराबर है। आपको बताया था 1 घंटा बराबर 15 डिग्री। याद करने की जरूरत नहीं है, दिमाग में फिट हो गया होगा कि एक जोन कितने डिग्री का, 15 डिग्री का। क्यों, क्योंकि 1-1 घंटे का अंतराल लेंगे, ठीक है। ग्रीनविच यामोत्तर 0 डिग्री देशांतर पर है, जो कि ग्रीनलैंड में, नार्वेनियन सागर में, ब्रिटेन, स्पेन, अल्जीरिया, फ्रांस, माले, बुर्किना फासो व घाना व दक्षिण अटलांटिक समुद्र से होकर गुजरता है। इन देशों को अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। प्रत्येक देश का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से आधे घंटे के गुणक पर अंतर पर होता है। प्रत्येक देश का कैसे होता है, आधे घंटे का। जैसे कि सपोज कीजिए ये ग्रीनविच लाइन है, भारत का जो GMT है, मीन टाइम है, वो इस लाइन से 5.5 घंटे आगे है। कितना है, 5.5 घंटे आगे है। यानी कि अगर यहां पे जो देश है, इस लाइन पे जो देश है, उस पे अगर 12 बज रहे होंगे दोपहर के, अगर यहां पे 12 बज रहे होंगे इस देश पे, तो उस समय भारत में शाम के 5:30 बज रहे होंगे, ठीक है। तो हर किसी का गुणक के आधार पर आधारित है। मानक समय स्वेच्छा चाइनीज यामोत्तर का स्थानीय समय होता है, जो एक विशिष्ट क्षेत्र या देश के लिए मानक समय निर्धारित करता है। हर देश के लिए एक मानक समय निर्धारित कर दिया गया है, ठीक है। ग्रीनविच के पूर्व में उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा। जो देखो, जो पूर्व में है, अभी आपको बताया 5.5 घंटे आगे है, जो पूर्व में है उनका ज्यादा और जो पश्चिम में है उनका कम। अब मान लो यहां से हम अगर इधर देश की बात करेंगे, हम सोचेंगे यार जो पूर्व में पड़ते हैं उनको कैसा होगा, ज्यादा समय होगा, यानी कि प्लस होता चला जाएगा, दिख रहा होगा आपको, प्लस होता चला जाएगा। और जो पश्चिम में होंगे उनका क्या होगा, कम होगा। मान लो यहाँ पे 12 बज रहे हैं, ठीक है। अब मैं पीछे की बात करूं, 15 डिग्री घटा दूं, पीछे 15 डिग्री पश्चिम में चला जाऊं, तो 1 घंटा कम हो जाएगा। यानी कि अगर यहां पे 12 बज रहे हैं दोपहर के, तो यहां पे कितने बज रहे होंगे, 11 बज रहे होंगे, ठीक है। अगर यहां पे 12 बज रहे हैं तो यहां पे कितने बज रहे होंगे, 11 बज रहे होंगे। -1 कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, 1 घंटे में 15 डिग्री का बनाती है। आप पढ़ चुके हैं इस चीज को, ठीक है। ये भी आप समझ सकते हैं कि 12 बजते हैं तो 60 मिनट आ गए। इसको आप एक बार थ्योरी को पढ़ लीजिए, मैंने आपको इसमें समझा दिया। नहीं समझ आता है तो कल मैं आपको देशांतर और जो देशांतर के अकॉर्डिंग तिथि होती है और जो दिन होता है उनको बताऊंगा कि दिन कैसे चलते हैं और तिथि कैसे काउंट होती है। इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा। आपने यहाँ पे देखा ही है कि भारत में समय कितना बजेंगे, 5:30 बजेंगे, जब कहीं पे 12 बज रहे होंगे। कहाँ पे, लाइन पे 12 बज रहे होंगे। जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो यूपी से होकर गुजरती है, ठीक है। आपकी और भी जो वो है हमारे जो राज्य हैं उनसे होकर गुजरती है, लेकिन यूपी का जो इलाहाबाद है उसको माना जाता है, ठीक है। मिर्जापुर, आपसे पूछ ले को कौन सा स्थान है, तो मिर्जापुर है। भारत में 82.5 डिग्री, देखिए जब 5.5 डिग्री का टाइम, 5.5 घंटे का टाइम आ गया है, वो क्यों, क्योंकि हमारे भारत में 82.5 डिग्री पे वो काउंट होता है। एक घंटे में कितना काउंट होता है, 15 डिग्री काउंट होता है। तो ऐसे ही 82.5 डिग्री पे कितना काउंट हो जाएगा, हमारा 5.5 घंटे काउंट हो जाएगा, ठीक है। ग्रीनविच यूनाइटेड किंगडम यूके में है। जो ग्रीनविच है वो कहाँ है, ग्रीनविच लाइन जो है वो कहाँ है, यूनाइटेड किंगडम यूके में है, ठीक। ये इसमें दे रखा होगा यूनाइटेड किंगडम यूके में है, ठीक है, यहां पे जो आएगा, ठीक। आगे देखते हैं। कुछ देशों में अत्यधिक,
देशांतरीय विस्तार के कारण एक से अधिक मानक समय जोन की व्यवस्था की गई है। देखिए समय जोन की व्यवस्था की गई, तिथि जोन की नहीं, समय जोन की। तिथि रेखा एक ही है, ठीक। जैसे कि वैसे तो हर देश के लिए एक ही मानक समय है, लेकिन जो देश बड़े हैं या फिर उनका भौगोलिक विस्तार इस तरीके से है कि एक मानक समय से काम नहीं चल रहा, तो उनके लिए ज्यादा समय की व्यवस्था की गई है। जैसे कि अमेरिका में 9 समय जोन है। कितने हैं अमेरिका में? कोई पूछ ले कि अमेरिका में समय जोन कितने हैं, जैसे हमारे यहाँ पे एक है जो भारत के उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के मिर्जापुर के पास से वो गुजरती है, ऐसे ही अमेरिका में कितने? 9। रूस में कितने हैं? 11। तथा ऑस्ट्रेलिया में 3 समय जोन की व्यवस्था की गई है, जिससे कि उनके समय को समझने में आसानी हो जाए। अभी देखो विषुवत रेखा पढ़ के आ चुके हो कि विषुवत रेखा क्या होती है? अरे भाई जो पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांट देती है वही विषुवत रेखा है ना। पृथ्वी की मध्य सतह से होकर जाने वाली वह अक्षांश रेखा जो उसको 2 भागों में बांट देती है क्या होती है? विषुवत रेखा कहलाती है। ऊपर हिस्सा उत्तरी गोलार्ध, नीचे का हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध। अब कुछ चीजें आती हैं जोन, कटिबंध। जैसे आपने नाम सुना होगा शीत कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है, उष्ण शीतोष्ण कटिबंध, ठीक। तो ऐसे ही इनको देखो, जो ऊपर का हिस्सा है नॉर्थ और ये साउथ, जो सबसे ऊपर का हिस्सा है इसको कहेंगे उत्तरी शीत कटिबंध। क्या बोलेंगे? उत्तरी शीत कटिबंध। जो सबसे नीचे का हिस्सा है इसको बोलेंगे दक्षिणी शीत कटिबंध। दक्षिणी शीत कटिबंध, ठीक है। अब देखो ये तो आपका विषुवत व्रत है, विषुवत व्रत है। विषुवत रेखा पे क्या होता था कि सूर्य की किरणें पड़ती थी, भाई उस पर दिन रात बराबर होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं, यानी कि हमेशा धूप पड़ती है। तो जो विषुवत रेखा के यानी कि जो इक्वेटर है उसके आसपास का जो क्षेत्र होगा उस पर गर्मी रहेगी, गर्मी रहेगी। तो यहां पे जब गर्मी रहेगी तो उसको क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंधीय। क्या बोलते हैं उसको? उष्ण कटिबंध। अब देखो, अब इस लाइन से थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, कहां से? कर्क रेखा से ऊपर जाते हैं। अब यहां पे क्या, यहां पे प्रकाश लंबवत भी होता है और कम भी होता है, यानी क्या होता है? ठंड भी है और गर्मी भी है। तो इसको क्या बोल देंगे? शीतोष्ण। शीत मतलब ठंड, उष्ण मतलब गर्मी। कैसा हो गया? शीतोष्ण, ठंडा भी गर्म भी। ऊपर वाला है था उत्तरी शीतोष्ण, नीचे वाला है था दक्षिणी शीतोष्ण, ठीक है। प्रत्येक गोलार्ध के ताप पर कई भागों में विभाजित किया गया, इसी को बोलते हैं कटिबंध। कहते हैं कटिबंध पेटी, यही आपकी कटिबंध पेटी है। इसको यहां पे समझ लेते हैं। उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध क्या होगा? ट्रॉपिकल जोन। 30 डिग्री उत्तर एवं 30 डिग्री दक्षिण का भाग। देखिए ये 23 डिग्री पे हमारी कर्क रेखा होती है, ये 23 डिग्री पे हमारी भूमध्य रेखा होती है। तो अगर हम 0 से 30 डिग्री ऊपर और 30 डिग्री नीचे लेकर चलें तो कौन सा है? उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध। यहां वर्ष में 2 बार सूर्य शीर्ष पर चमकता है। शीर्ष पर मतलब लंबवत किरणें पड़ती हैं, और जब लंबवत किरणें पड़ेंगी तो गर्मी बहुत ज्यादा होगी। गर्मी बहुत जैसे अभी हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी जून का महीना चल रहा है, मई का चल रहा है जैसे, तो क्या हो रहा है कि सूर्य चमक रहा है, और अगला जो महीना आएगा उसमें तो सूर्य बिल्कुल ऐसा चमकेगा कि बहुत ज्यादा गर्मी हो जाएगी। तो यहाँ पे ऐसा ही हाल रहता है, ठीक। तो क्या है कि जो क्षेत्र है जो लाल वाला आपको दिख रहा है, यहाँ पे गर्मी ज्यादा होती है। अब आता है उपोष्ण कटिबंध। उपोष्ण सब ट्रॉपिकल जोन, ठीक है। कौन सा होता है? सब ट्रॉपिकल जोन। 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी, 30 से 45, कितना? 30 से 45। उपोष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, ठीक है। इधर उष्ण हो गया यानी कि ज्यादा गर्मी, उपोष्ण थोड़ी कम गर्मी, उसके मुकाबले थोड़ी कम गर्मी। अब आ जाता है शीतोष्ण कटिबंध। कौन सा? शीतोष्ण कटिबंध। यानी कि यहाँ पे क्या है? ये 45 से 66 तक, 45 से 66 तक। इसमें क्या होगा? गर्मी भी होगी, ठंड भी होगी, गर्मी भी होगी, ठंड भी होगी। अब देखो ध्रुवीय कटिबंध, यानी कि वही आपका ये वाला पोलर जोन जो इसे कहते हैं। यहाँ पे आपकी ठंड रहती है, यहाँ पे आपकी ठंड रहती है। क्यों रहती है? देखो ठंड यहाँ पे जो साउथ पोल और नॉर्थ पोल होता है ना, वो 6-6 महीने तक वहां पे सूर्य पड़ता ही नहीं है। 6-6 महीने क्या होता है? सूर्य पड़ता ही नहीं है, तो वहां पे ज्यादा ठंड होती है। वहां पे हमेशा कैसे रहेगा? बर्फ जमी रहेगी, और जब सूर्य पड़ेगा तो भी हल्का मुल्का पड़ता है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। ये आपकी चीजें हैं कुछ, जैसे ध्रुव किसे कहते हैं, अक्षांश किसे कहते हैं, अक्षांश व्रत किसे कहते हैं, देशांतर रेखा किसे कहते हैं, ये सब आप चीज पढ़ चुके हो, इनको एक बार रिपीट कर लीजिएगा। ध्रुव मतलब वही जो आपका उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, अक्षांश जो बनते हैं उस पर दूरी, अक्षांश व्रत जो उसके चारों तरफ रेखा बनती है,
देशांतर, जो देशांतर ऐसे होते हैं उन पर जो पॉइंट होते हैं, देशांतर रेखा जो लाइन है, स्थानीय समय जो माध्यमान सूर्य से निर्धारित किया जाता है, माध्यमान रेखा से निर्धारित किया जाता है, जैसे भारत का 5.5 घंटे है, ठीक है। यानी किसी स्थान पर जब सूर्य आकाश में सबसे अधिक ऊंचाई पर होता है तो दिन के 12 बजते हैं। ये तो आप सभी जानते हो कि भाई सबसे जब सूर्य सिर पे होगा तो कितने बज जाएंगे, 12 बज जाएंगे, ठीक है। कब, जब सूर्य सर पे होगा। मानक समय, किस देश का मानक समय माध्यमान रेखा का स्थायी मान होता है। माध्यमान रेखा कौन, वही GMT, उसका स्थानीय मान जैसे कि भारत का 5.5 घंटे आगे है, ठीक है, तो वो हमारा मानक समय है, ठीक। चलिए अब इससे कुछ जो रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं उनको देखते हैं। पहला प्रश्न है सिजगी क्या है। सिजगी देखो लास्ट क्लास में बताया था कि अगर सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक ही लाइन में आ जाते हैं तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, सिजगी कहलाती है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर तीनों चीजें एक ही लाइन में आ जाएं तो उसको क्या बोलते हैं, सिजगी बोलते हैं। अगला प्रश्न है भारत की मानक समय रेखा निम्न में से किस स्थान से गुजरती है। मानक समय रेखा कहां से गुजरती है, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, उज्जैन। अभी आपको बताता हुआ चल रहा हूँ भारत के उत्तर प्रदेश के, इलाहाबाद के, मिर्जापुर से गुजरती है। कहां के, भारत के, यूपी के, इलाहाबाद के, मिर्जापुर से, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 मिनट, प्रश्न नंबर 3 है भारतीय प्रमाणिक समय ग्रीनविच माध्यम समय से कितना आगे है। कितना आगे है, अभी आपको पता चल रहा हूं कि GMT से कितना आगे है, 5.5 घंटे आगे है, ठीक है, 5.5 घंटे। आगे बढ़ते हैं। दो देशांतरों के मध्य कितने समय का अंतर होता है। दो देशांतरों के मध्य कितने समय का अंतर होता है। देखो जो देशांतर होते हैं कितने समय का अंतर होता है। 1 डिग्री की बात करें तो कितना चलता था, 4 मिनट चलता था, तो अंतर कितना हो गया, 4 मिनट का अंतर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देशांतरों के बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ जाने पर क्या होती है। देखो जो देशांतर होते हैं वो यहां से निकलते हैं और यहां छुप जाते हैं, यहां से निकलते हैं यहां छुप जाते हैं, तो यहां पे कम यहां पे ज्यादा। तो अगर ध्रुवों की तरफ चलेंगे तो दूरी उनके बीच की बढ़ जाएगी, तो कैसी हो जाएगी, ध्रुवों की तरफ जाने पर क्या, ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो कम हो जाएगी, और अगर विषुवत रेखा की तरफ जाएंगे ज्यादा हो जाएगी। तो ध्रुवों की तरफ जाने पर क्या होता है, दूरी घट जाती है। आगे बढ़ते हैं। देशांतरों की कुल संख्या कितनी है। देशांतर की कुल संख्या कितनी है, देखिए यहां से अगर हम बात करें 1 डिग्री का देशांतर माना गया था और टोटल कितनी डिग्री होती है, 360 डिग्री होती है, तो कितने हो गए 360 डिग्री, आंसर 360। आगे बढ़ते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा क्या कहलाती है। जो 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है वो क्या कहलाती है, ये कहलाती है ग्रीनविच रेखा। क्या कहलाती है, ग्रीनविच रेखा। और जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है वो कितनी डिग्री है, 180 डिग्री, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो भूमध्य रेखा कितनी होती है, भूमध्य रेखा आपकी 0 डिग्री ऐसे होती है, ठीक। और जो विषुवत रेखा होती है, विषुवत रेखा को क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं, ठीक है। सर सही आंसर ग्रीनविच रेखा है। आगे बढ़ते हैं। 2 अक्षांशों के मध्य की दूरी कितनी होती है। देखो 2 अक्षांश, जो अक्षांश होते हैं ये, इनकी बीच की दूरी कितनी होती है, ठीक। तो इनकी जो अक्षांश की बात करें, अक्षांश के बीच की दूरी होती है हमारी 111 किलोमीटर। और जो देशांतर होते हैं, जो देशांतर रेखा होती है, उनके बीच की दूरी कितनी होती है, 111.32 किलोमीटर, ठीक है। तो यहां पे क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, 111 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। भारत किस गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध या फिर दोनों में। देखिए जो भारत की स्थिति बनती है वो इधर साइड बनती है, तो ये कौन सा हो गया, उत्तरी हो गया, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जब 0 डिग्री देशांतर पर सुबह के 10 बज रहे हो, 0 डिग्री देशांतर पर सुबह के कितने बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं, 10 बजे का टाइम है सुबह का, तो 15 डिग्री पूरब चलने पर कितना समय होगा। अब पूरब किधर, इधर कितने चले, 15 डिग्री चले, ठीक है। आप जानते हैं कि 15 डिग्री का मतलब क्या हो गया, 1 घंटा, या फिर 1 घंटे का मतलब कितना हो गया, 15 डिग्री, ठीक है। तो 15 डिग्री में कितना हो जाएगा, 1 घंटा हो जाएगा। कितने बज रहे थे, 10 बज रहे थे, अब कितने बज जाएंगे, यहाँ पे 11 बज जाएंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, प्रातः 11 बजे, रात्रि 11 बजे नहीं, प्रातः 11 बजे, ठीक है। जो है आज की क्लास आपको यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।